अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज सारी दोपहर मुझे मैसेजेस आते रहे। उन्होंने कहा जी जहांगीर खान तरीन जो है ना जी, वो आपको झुटला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ नहीं है। स्टेट बैंक का एक लेटर भी ले आए हैं। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने कहा ये कौन सा स्टेट बैंक है और कौन सा लेटर है कि जो 2 घंटे में स्टेट बैंक ने क्लैरिफिकेशन देनी शुरू कर दी है। तो जहांगीर साहब, आपको पुरानी आदत है भूलने की। मैं आपको आज याद कराने के लिए बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। जहांगीर खान तरीन साहब, आपसे मुखातिब हूँ। आपको पुरानी आदत है भूलने की। और ये जो लेटर स्टेट बैंक का आपने दिखाया, ये हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स वाह के ऊपर है। ये जिन कंपनीज का मैंने कल जिक्र किया है उनके ऊपर नहीं है। मुझे उनका दिखाएं, उन बैंकों का दिखाएं जिनका मैंने आपको 49 मिलियन की आपको वो बात की है, फिर मैं आपको मानूंगा। और मुझे अब क्योंकि अब आपकी यादाश्त मुझे दिखानी है आपको कि कितना आप भूल जाते हैं। आप याद करें वो टाइम के जब आपने कहा कि एक फलां चीज़ में आप जो है वो 2008 में 2007 में आपने छोड़ दिया था, और फिर आपको मैंने याद कराया कि नहीं 2011 में तो आपको वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने उस पर अप्रिशिएट किया था। आपने कहा ऐसा नहीं था। फिर मैंने आपको लेटर दिखाया तो फिर आपने कहा हाँ मैं भूल गया था, वो मैंने बाद में मैंने किया। इस तरह आप भूल जाते हैं आप अक्सर। आज आपने जो सोशल मीडिया पे एक बाजार गर्म किया हुआ कि पेड ट्रोल्स के साथ जो आप कैंपेन्स कर रहे हैं कि जनाब मुझे आप मैसेजेस भिजवा रहे हैं कि ये तो वो, ये गलत, ये गलत। जहांगीर खान तरीन, इफ़ यू हैव द करेज देन कम एंड सिट ओवर हियर एंड आई विल प्रूव दैट आपने राइट ऑफ करवाई हैं और आपने और बड़े गलत काम किए हैं। आज केपीके के अंदर आपने खटक के साथ मिलकर जो आपने करप्शन की है, मैं आज वो भी एक्सपोज करने लगा हूँ। बट पहले आपको मैं खरा सच तकरीबन 1 साल पहले का एक शॉट दिखाता हूँ जब मैं ARY पे होता था। सॉरी 2 साल पहले का। और आपको शॉट दिखाता हूँ जब मैं ARY पे होता था। मेरे और आपके दरमियान एक मुकालमा हुआ था, वो क्या था उससे भी आपको कुछ याद आ जाएगा। वॉच दिस। अकॉर्डिंग टू यू आफ्टर 2008 आप PPHI से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा? कोई 2008। मेरे पास एक प्रेस रिलीज पड़ी हुई है प्राइम मिनिस्टर्स हाउस की, प्रेस रिलीज नंबर 289, इस्लामाबाद 24 जून 2010। मैं अपनी स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहा हूं जहांगीर खान तरीन साहब, और उसमें लिखा है द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी PPHI मिस्टर जहांगीर खान तरीन focus on extension of PPHI operation of priority basis in all parts of Swat Malakand region। आप तो तब चेयरपर्सन थे स्टीयरिंग कमेटी के और आप तब भी उसके अमूर को देख रहे थे। 2008 से आपने कैसे कता ताल्लुकी कर ली? नहीं, ये नोटिफिकेशन कब की है? ये प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज कब की है? इस्लामाबाद 24 जून 2010। नहीं सॉरी, मैं टू करेक्ट माय सेल्फ। मैं ये गलत है। ये 2008 नहीं, 2008 में तो ये हुआ था ना, क्या कहते हैं, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत कब गई है? ये सर हुकूमतों के आने जाने का आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। तो ये पीपल्स पार्टी उस समय नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का हेड था, बट ये शायद 2011 में, हाँ अब ये सही डिसीजन आ गई। जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की जो 2008 में 2011 थी, तो उस वक्त से मैं इसका बिल्कुल इंचार्ज नहीं था। मुझे ये 2008 में 2008 में आप थे और वो डॉन ने आपने गलत आपने उसमें कहा हुआ था। आज भी आप गलत कह रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि जहांगीर खान तरीन साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अगर सब कुछ गलत है और ऐसा करते हैं कि आज आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं कि पहले आप BBC को सू करें फॉर रिपोर्टिंग ऑन यू। इफ यू रिमेंबर BBC ने आपके ऊपर क्या रिपोर्ट किया था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में। उनका कहने का उन्होंने कहा था कि मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जो चीनी का बहरान आया था वो आपका मरहून मिन्नत है। मैं कोशिश करता हूं कि BBC की वो रिपोर्ट भी आपको मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूं। ये BBC की रिपोर्ट है और ज़ख़ीरा अंदोज़ों में बड़े बड़े सियासतदानों के नाम हैं और जनाब आपका नाम भी वहाँ पे था। अगर ये गलत नाम लिखा हुआ है तो ज़रा लेट्स स्टार्ट ऑफ विद BBC और उसके बाद आप फिर आइएगा और फिर बाकियों का मैं आपको बताता हूँ। व्हाट पीपल डू नॉट नो इज़ कि जहांगीर खान तरीन का शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के रहनुमा में ज़रूर होता है। ये उनके बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 90 की दहाई तक वो एक गवर्नमेंट उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे और वहाँ से एक राइज जो है वो शुरू हुई और आज उनकी शुगर मिलें जो है उनकी पैदावार जो है 60,000 टन से ज़्यादा है और ये ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। और उनके बाद BBC ने सबसे पहले ये इल्ज़ाम लगाया कि चीनी का बहरान मुशर्रफ के ज़माने में उनका मरहून मिन्नत था
और BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन जो जमालुद्दीन वाली शुगर मिल के मालिक हैं, उन्होंने 46,920 मीट्रिक टन चीनी दीगर मालिकान के साथ मिलकर जखीरा की, जिसकी वजह से चीनी की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 120 रुपए किलो तक पहुंच गई और इस जखीरा अंदोजी से शुगर मिल माफिया ने अरबों रुपए कमाए। गन्ने की पैदावार में कमी और चीनी की जखीरा अंदोजी की वजह से चीनी का बहरान पैदा हो गया। जहांगीर तरीन जिन्होंने 40,920 टन चीनी अपने गोदामों में रोक रखी थी, उन्होंने उस बहरान में 941 करोड़ रुपया कमाए। जहांगीर साहब, प्लीज चैलेंज द BBC। मैं भी यहां पे वेट कर रहा हूं और उसके बाद आप फिर यहां पे आ जाइएगा और आपको मैं यहां पे बताऊंगा कुछ और चीजें भी आपके मुतालिक। आज आपको मैं सिर्फ इतना बताता हूं कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, पूरी उनकी ट्रेड यूनियन जो है वो बड़ी तवातिर से एक इश्तिहार चला रही है हर चैनल के ऊपर कि जनाब पिछले इतने सालों में हमने कीमतें नहीं बढ़ने दी, हमने दवाइयों की अद्वियात की बिल्कुल कीमतें नहीं बढ़ने दी। 40 से 46 अद्वियात में चंद फीसद इजाफा हुआ। आपको मैं वो एड दिखा देता हूं, हालांकि ये एड मेरे प्रोग्राम में नहीं मिला हुआ, लेकिन मैं इसको फ्री ऑफ चार्ज चला रहा हूं ताकि जहांगीर साहब आप भी देख लें, खटक साहब आप भी देख लें, इमरान खान साहब आप भी देख लें। वॉच द एड फर्स्ट। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री मुल्क की जरूरत की 93% अद्वियात तैयार करने के साथ 40 लाख लोगों को रोजगार फराहम करती है। पाकिस्तान में तैयार 95% अद्वियात बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया की निस्बत सस्ती हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 13 सालों से अद्वियात की कीमतें मुंजमद हैं और 80,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड अद्वियात में से सिर्फ 150 की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है। हुकूमत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एड हॉक फैसले करते हुए शफाफ पॉलिसीज नहीं बनाती, जो न सिर्फ एक्सपोर्ट में कमी बल्कि इंडस्ट्री की तबाही का बायस भी बन रहा है। इसका बराह रास्त असर हमारी आवाम पर पड़ेगा, जिनके लिए महफूज और मयारी अद्वियात का हुसूल मुश्किल हो जाएगा। A public service message by PPMA। दुख की बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री जो है वो ये क्लेम्स कर रही है, वो पता नहीं कितने रुपए खर्च कर रही है इन इश्तिहारों को चलाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ KPK ने जो अद्वियात परचेज की हैं पिछले 2 साल के अंदर, 2014 से लेकर 2016 तक, वो 400% तक उनमें कीमत ज्यादा पे की है। 400% तक ज्यादा कीमत पे की है। मैं आपकी स्क्रीन पे अद्वियात दिखाता हूं और आपकी स्क्रीन पे मैं प्राइसेस दिखा रहा हूं कि जो उनकी प्राइस होती थी और जो जिस प्राइस पे उनको खरीदा गया। और आप ये देखेंगे कि मसलन ये सोडियम 500 mg का जो इंजेक्शन है 2012 में 21 रुपए 24 पैसे का खरीदा गया, जबकि 2013 में यही इंजेक्शन 127 रुपए 22 रुपए में खरीदा गया। एक ही साल में एक इंजेक्शन की कीमत कितने 100% बढ़ गई। इसी तरह कुछ और अद्वियात हैं 58 रुपए में खरीदा गया और 2013 में वो 100 रुपए से ऊपर। फिर और यानी मेरे पास जो अद्वियात की कीमत है वो हालत यह है कि 54 रुपए से लेकर 317 रुपए तक की प्राइस उसका इंक्रीज है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? KPK की गवर्नमेंट में अगर करप्शन नहीं हो रही है तो फिर कहां पे हो रही है? विल एनीबडी आंसर मी ऑन दैट? और मैं आपको जब एक ब्रेक के बाद आऊंगा तो मेरे साथ असद खरल हैं, ARY के रोए रवा हैं, बड़े मायानाज अपना शो करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। तो जहांगीर खान तरीन आपको मैं बताऊंगा, आपने जो आटे में, गंदम में, उसमें आपने फ्रॉड किए थे। कल सोशल मीडिया को मत अपने एक्टिव करना, हिम्मत हो तो इधर आ जाना। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और 2008 के गंदम के बहरान के पीछे भी जहांगीर तरीन का हाथ था और ये मैं नहीं कह रहा, ये उस वक्त के वजीर आला पंजाब मियां चौधरी परवेज इलाही ने यह बात कही और उन्होंने जहांगीर तरीन के ऊपर संगीन इल्जामात उस वक्त लगाए। उन्होंने कहा पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क में हालात यहाँ तक पहुँच गए कि दुकानों से आटा गायब हो गया और पाकिस्तान में इस साल में रिकॉर्ड पैदावार हुई। जहांगीर तरीन जो उस वक्त वज़ीर तजारत है, उन्होंने गंदम बरामद करने की इजाज़त दे दी। इस गंदम के बरामद और आटे की अफगानिस्तान और वस्ती एशिया ममालिक में स्मगलिंग के बायस आटे का शदीद बहरान हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, BBC में 21 जनवरी 2008 में छपने वाले मज़मून के मुताबिक साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि साबका हुकूमत, यानी वो इनकी हुकूमत की फेडरल में बात कर रहे थे, और मौजूदा निगरान हुकूमत की बेइंतजामी दरअसल आटे की बहरान का जिम्मेदार है। और इस मामले में उन्होंने साबिक वजीर सनत जहांगीर तरीन की मनसूबाबंदी उस पर इंतहाई तनकीद की।
उन्होंने इल्जाम लगाया कि पहले आपने सिर्फ $200 फी टन के हिसाब से गंदम बरामद की, फिर $450 के हिसाब से दरामदी टेंडर जारी कर दिए, और उस तरह लाखों टन गंदम पर फी टन $250 का नुकसान उठाना पड़ा। और उन्होंने यानी $200 फी टन आपने पहले बेची और फिर $450 फी टन खरीद ली। और उन्होंने कहा कि उन्होंने वफाकी हुकूमत को कई खत भी लिखे, लेकिन जहांगीर तरीन जो हैं उनकी तजावीज़ की मुखालफत करते हुए 6 लाख टन गंदम दरामद करने की उन्होंने इजाज़त दे दी, और उससे ये शदीद और संगीन बहरान पैदा हो गया। जहांगीर तरीन साहब, बाकी बैंकों को छोड़ दें, कल मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपने ज़राई तरक्याती बैंक के लोन राइट ऑफ करवाएं कि नहीं। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दैट एज वेल, या आप एक कुर्सी यहाँ पे पड़ सकती है कल। असद करल साहब, जो ये मैं बातें बता रहा हूँ और जो केपीके में दवाइयों का मैंने बताया, इसके मतलब जरा बताएं। देखिए, आपने ऐड दिखाया, वो कह रहे हैं इंडस्ट्री के 10 साल से हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, और बाकी जो 46 सिर्फ हो सकता है सारे झूठ बोल रहे हो। अच्छा, अब ये वो जो अद्वियात इन्होंने खरीदी हैं, यानी इतना बदतर, ये खान साहब को भी इस पे देखना चाहिए कि जो 2012-13 में अद्वियात इन्होंने खरीदी केपी की हुकूमत ने, वो एएनपी की गवर्नमेंट ने जिस रेट पे खरीदी थी उसी रेट पे खरीदी, लेकिन जो 13 और 14 के अंदर जो हुआ फ्रॉड, सिर्फ जिसको आप देख लें कि सिर्फ एक अगर डुबैटा माइन जो एक इंजेक्शन है ₹47 का, जो कि 12-13 में उन्होंने खरीदा, ₹309 का वो खरीदा गया। फिर उसके बाद एक अगर इंजेक्शन है वो ₹58 का है, वो ₹95 में खरीदा गया। एक इंजेक्शन जो है वो अगर ₹54 का है तो ₹317 का खरीदा गया। अब ये पूरी लंबी लिस्ट है, नाज़रीन स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये 300-400% महंगी अद्वियात जो हैं केपी के गवर्नमेंट में अरबों रुपए का नुकसान किया कौमी खजाने का, जो कि लाखों लोगों को ज्यादा, पहले बजट लैप्स हो गए, 2 साल से तो बजट लैप्स हुआ, ज्यादा मिल सकती थी। अब देखें, माइंस एंड मिनरल के ठेके हों या अद्वियात की खरीदारी हो, ये आप बता दें कि इसके पीछे परवेज खटक साहब के कौन से दोस्त हैं, किन के फार्मास्यूटिकल कंपनी से राब्ते हैं। और खान साहब ये देखें कि ₹47 का टीका अगर 309 में बिक रहा है और ₹54 का अगर 360 रुपए में बिक रहा है, और ये रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है वो कहां सोई हुई है। ये एक तरफ कंपेन चलाई जा रही है, वाली गवर्नमेंट ने 47 का लिया था, लेकिन अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये कहती है कि उनका कोई इजाफा नहीं हुआ। या तो हो सकता है पूरे का पूरा ट्रेड झूठ बोल रहा है, झूठे इश्तिहार दे रहा है। ये तो रिकॉर्ड पे है। अब मैं जो जितनी जो बातें हम कर रहे हैं, ये वो चीज है जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट केपीके का रिकॉर्ड है। ये सारे जितने रेट्स लिए गए हैं वहां से मैं ये नहीं, आप देखें ना, बात ये है कि यानी ये तो 400-500 मेडिसिन है ना, किन किन के नाम ले, ये तो इसके लिए खटक साहब के रिश्तेदार भी बड़े उनकी हुकूमत में, उनके एक आदमी अपने खानदान वालों को जॉब देता है तो अच्छी बात है ना हुकूमत में, आज के जमाने में भी उसने याद रखा हुआ है। देखिए, ये इस चीजें है ना कि ये जो गुड गवर्नेंस की एक दावे किए जाते हैं और क्लीन गवर्नमेंट के दावे किए जाते हैं, तो ये सिर्फ एक शोबा है जो मेडिसिन की खरीदारी के अंदर कितने अरब रुपए का लॉस किया गया है, कितने लाखों ज्यादा लोगों को अद्वियात मिल सकती थी अगर वो ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी मनपसंद फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बजाय मेरिट पे प्रॉपर तरीके से खरीदारी की जाती थी। मेरा जो इंटरेक्शन हुआ था ना मौसूफ से, सबसे पहले वो हुआ था जनरल मुशर्रफ के साथ। जनरल मुशर्रफ बड़े फैन थे, एडमायरर थे जहांगीर साहब के, और यानी ऑब्वियसली एवरीबडी यूज्ड टू लुक अप टू हिम। लेकिन फिर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बारी आई, और मुझे याद है कि उनको हम कहते थे कि जी वाटर फिल्ट्रेशन तो, वाटर तो बहुत जगहों पे एट सोर्स बड़ा प्योर है पाकिस्तान में, असल मसला हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की लाइंस में है कि जो पाइपें बिछे, जैसे कसूर जैसे इलाके में अब वो 50 साल पुरानी पाइप्स बिछी हुई हैं, लेकिन उन्होंने वहां वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ही करने थे। अब 70 अरब रुपया उसके लिए लिया गया। कितनी जगहों पे आपको उनके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं इस वक्त चालू हालत में मिल रहे हैं। ये मुशर्रफ दौर के जब खत्म हुआ तो उस पर नैब ने बकायदा एक इंक्वायरी की, लेकिन यही मसला है कि वो इंक्वायरी का कोई आउटकम नहीं निकला। और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ क्या हुआ, जिस तरह बाकी मनसूबों के साथ होता है, ये भी मामला जो है ना वो रद्दी की जो है ना नजर हो गया, टोकरी में की जो फाइलें चली गई, इसके ऊपर बकायदा इसके ऊपर तहकीकात का आगाज तो हो गया था, खत्म क्यों नहीं हुई? वो क्या मुकम्मल हुआ था कि जिस पे तहकीकात रुक गई थी? बहुत सारे केसेस हैं नैब में जो खत्म नहीं हो रहे। नवाज शरीफ साहब का खत्म नहीं केस हो रहा, ना उसको क्लीन चिट दे रहा है नैब। इसका मतलब है कि एक ऊपर के एक लेवल पे, इसका मतलब है कि हर एक की कुड़की आपस से मिल रही है, और ये जो अवाम के सामने बातें की जा रही हैं, ये एहतसाब की, ये कुछ नहीं है। देखिए, आपने गंदम के बुहरान की बात की, आपने चीनी के हवाले से बात की, अब इसमें शरीफ फैमिली की भी मिल्स हैं,
और इनकी भी मिल्स हैं। लेकिन Rebate की बात आती है, बीबीसी ने इल्जाम जेकेटी के ऊपर मखसूस लगाए हैं। नहीं, इनके तो इल्जाम इससे और बड़े हैं। ये जो 700 मिलियन की जो स्टेट बैंक ने बकायदा पाकिस्तान का जो वर्स्ट शुगर क्राइसिस था उसके अंदर इनके दोस्त अरुण अख्तर साहब थे, तांदलिया वाला शुगर मिल जो है जिसने क्राइसिस पैदा करके अरुण अख्तर तो मेरे भी दोस्त है, वो इनसे बहुत बेहतर आदमी है। बार उनके ऊपर जो है ना बकायदा STR रिपोर्ट की नैब को 2011 30 अप्रैल को, और ये सारा जो मामला है ये आपस में इनके इंटरलिंक्ड है। ये इनके जब मुफादत होते हैं, सब्सिडी जो आ रही है, रिबेट जो लिया जा रहा है, जरा तो मेरा ख्याल है कि मखदूम अहमद महमूद से जरा पूछे ना, उनसे ज्यादा लिंक तो कोई नहीं है ना, उनका तो आपस में पार्टनरशिप भी है जमालदीन वाली शुगर मिल में और कुछ चीजों में। नहीं, उनकी हैसियत तो आपने देखा ना, इन्होंने कुक अपने घर के जो डायरेक्टर वहां पे भी क्या इन्होंने किया, यानी अपने वो कहते हैं घर के अंदर जो मिल के अंदर क्या हो रहा है, को मोहम्मद इस्माइल है, वो घर का कुक है, वो अब्दुल गफार है, यानी ये हर तरीके से जो जायज तरीके से जो बिजनेसमैन है ना, वो बशीर साहब वो तो फ्लोरिश नहीं हो रहा। लेकिन क्या वजह है कि इन लोगों के ही बिजनेस क्यों जाते हैं ऊपर, और खास तौर पे उन औकात में जब ये इक़्तिदार में होते हैं, जिस तरह आप शरीफ फैमिली का देख लें कि उनके बाकी भाई जो हैं उनकी मिलों को ताले लगे हैं, सील है, माल्टाउन में घर में नोटिस चश्मा किए हुए उन्होंने। देखा ना, शरीफ फैमिली के ऊपर तो हम 7-8 साल से कर रहे हैं ना। सही। आज इसलिए कि सोशल मीडिया पे जहांगीर साहब ने जरा बड़ी लबकुशाई खुद नहीं की, करवाई है जरा, और मुझे डायरेक्ट मैसेजेस भिजवाए हैं, तो मैं जरा उनको बताना चाहता हूँ। शरीफ फैमिली तो मियां नवाज शरीफ साहब या उनका कोई भी स्पोक्समैन आएगा, वो पहले तो आके ये बता दे कि 45 मिलियन पाउंड का वो जो मेफेयर का अपार्टमेंट है वो किसको बेचा गया, पहले तो वो ये बताएंगे ना खरीद के। और उसमें आपके दोस्त भी निकल आएंगे ना। मेरा पता है वो मेरे दोस्त नहीं है, वो किसी के भी दोस्त नहीं है, वो पता नहीं किसके दोस्त हैं। बट एक बात आपको मैंने बतानी है बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे, कि एक ज़राई स्कैंडल जहांगीर खान तरीन के नाम से है। लोधरा में वाक़ जहांगीर तरीन की 7100 कनाल जो है 1960 तक सरकारी मिल्कियत थी। इस दौरान इस्लामाबाद में बसाने का जब मंसूबा बना तो ज़मीनें खरीदी गई लोगों से। इस्लामाबाद के मकामी लोगों को हर 4 कनाल के एवज पंजाब के ज़राई अजला में 100 कनाल अराजी अलाट की गई। और ये रोजनामा पाकिस्तान की खबर है, जहांगीर साहब मेरी खबर नहीं है, प्लीज़, बड़ा मुतबर अखबार है। इस्लामाबाद के इन मुतासरीन को मुल्तान, जंग और साहिवाल के अजला में बसाया गया, और आपका जो फार्म है मुतासरीन इस्लामाबाद 1965 की जंग लड़ने वाले फौजियों को मिलने वाली ज़मीन पर वाक़ई है। और उस वक्त आपके वाले जो थे वो रावलपिंडी पुलिस में SSP थे। उन्होंने गोलड़ा और 12 को के SHOs के जरिए इस्लामाबाद महाजरीन के नाम पे परमिट्स हासिल किए, और उस वक्त ये परमिट्स 5 से 10 हज़ार रुपए तक के हासिल किए गए। और इनके एवज नवाज तरीन ने अपने ताल्लुकात के जरिए लोधरा में सबसे अच्छी और महंगी अराजी जो है वो हासिल कर ली। ये भी आपके ऊपर, ज़रा रोजनामा पाकिस्तान से भी निपट लीजिएगा पहले, फिर उसके बाद मुझे भी बताइएगा, क्यों नहीं, ये भी सारा आ गया। ये देख लें, ये जो एक्सप्रेस पे मेरे पास है, ये एक्सप्रेस आप के ज़माने का जब आप होते थे एक्सप्रेस में, पानी के मंसूबे के ऊपर जो इंक्वायरी है वो बड़ी सस्पिशियस तरीके से रुकी है। मैं उसका पता करना चाह रहा हूँ, और मैं नैब भी कल जाऊँगा, और मैं ऑफिशियली नैब को चाहूँगा कि वो मुझे जवाब दें कि उन्होंने इस पर क्यों परसू नहीं किया। देखिए, इस तरह की जितनी भी ऐसी पर्सनैलिटीज जो है ना, इनके वो देखें ना, जिस तरह आपके वो बताया अरुण अख्तर का, वो इंक्वायरी रुकी है, वो मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के। फिर सेफ सिटी प्रोजेक्ट था एक रहमान मलिक साहब के ऊपर, वो भी अचानक, यानी 2 स्कैनर आए, वो भी फाल्टी, 124 मिलियन का आपने उनको पैसा भी दे दिया, स्कैनर आए नहीं जो आए फाल्टी थे, उसके ऊपर भी नैब ने अचानक वो इंक्वायरी बंद कर दी। ये मामला जो है इसके ऊपर भी फिर इसके और इस तरीके से बहुत सारी आपको नैब में इंक्वायरीज मिलेंगी, क्योंकि ये लोग जो है इनका हर इदारे में आपस में जिस तरीके से क्या हुकूमत जो केयर टेकर हुकूमत है, मुशर्रफ की हुकूमत है, और फिर आपस में इनके इंटरेस्ट जो है ना, असल में मसला ये है कि जहांगीर तरीन साहब, आप इस पूरे मामले में आपको कोई उनका अग्रेसिव कोई बयान आया नजर आ, वो बिल्कुल खामोश है। ये ऑफशोर कंपनीज के ऊपर बात कर लें, एहतजाज के ऊपर बात कर लें, रायवेंड का जो धरने की बात की इमरान खान साहब ने, इस सारे रायवेंड का धरना कहाँ गया? जब से रायवेंड का धरना कहाँ गया? वो तो अभी उन्होंने उसको चेयरिंग क्रॉस में अभी कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद वो नहीं, वो धरना तो नहीं है चेयरिंग क्रॉस पे, क्या धरना है? धरना टाइप, यानी एक वो रखा, वो नहीं, वो कितनी देर का है? वो कुछ घंटों के लिए है, यानी इतवार के दिन कुछ घंटों के लिए क्या फर्क पड़ेगा? जलसा करना है ना। अब यही मसला है ना, तो सिंध का ऐलान कर दिया तो उन्होंने, अब उसका क्या हुआ? अब एक तरफ तो सिंध में मुझे समझ नहीं आती खान साहब की, एक तरफ से वो पीपल्स पार्टी के साथ निगोसिएशन और कर रहे हैं कि जनाब ये जो पनामा लीक्स के ऊपर, और दूसरी तरफ उनकी हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक का उन्होंने कहा कि हम उधर से करप्शन के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। अब मामला सिर्फ ये देखने वाला है कि किस लिए ये सारे आपस में इकट्ठे हैं। खान साहब जो बीच में, पीपल्स पार्टी ने भी बीच में उनको छोड़ दिया,
पीपल्स पार्टी ने भी उनको छोड़ दिया। अभी जहांगीर तरीन साहब ने पनामा लीक्स के इंकशाफात के बाद उनकी तरफ से, बल्कि सारे ये अब कह रहे हैं कि शायद उनके भी नाम आ रहे हैं या क्या वजह है, उनकी एक खामोशी जो है वो नजर आता है कि इनकी आपस में जो बहुत सारी जगहों पे इंटरेस्ट है, क्योंकि शुगर जो है शरीफ फैमिली की भी मिल्स हैं, शुगर मिल इनके भी तो आई मीन शुगर मिल तो आम आदमी की हो ही नहीं सकती ना। 78 अगर शुगर मिल्स हैं तो उनमें से मेरे ख्याल है 65 जो है मुख्तलिफ सियासतदानों की हैं। हाँ, और जिसकी हुकूमत जिस सूबे में है उसकी मिलें, आम आदमी तो अच्छा, ये भी तो है ना इनकी मिलों का कि इन्होंने जो दूसरा तीसरा प्लांट लगाया हुआ है और जब उसकी परमिट नहीं, उसका परमिशन नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि मैं एक्सटेंशन लगा रहा हूं, तो वो एक्सटेंशन जो है 200 मील दूर अपना प्लांट की बना दी। लेकिन आम आदमी को तो बशर साहब मिलती नहीं, बल्कि एक वो जो बिजनेसमैन है बेचारे, उन्होंने खरीदी है कोई मिल, तो काफी उनको क्राइसिस में फेस करना पड़ा। बड़े एक मतलब यानी उनका है चेन्स है काफी उनकी, उन्होंने मिल ली है, लेकिन जिस तरीके से उनको क्राइसिस का सामना है। ये कौन सा बिजनेसमैन है? ये मेरे ख्याल गोरमे वालों ने भी ली है एक मिल, तो उनका कोई मसला नहीं होगा, उनको उन्होंने रोका, उनकी यानी कमाद नहीं जाने दिया। वो नेट चूंकि पेमेंट कर रहे थे, किसानों को अच्छे रेट्स दे रहे थे, तो फिर ये मिल वाले नहीं रोका होगा ना? हाँ, पुलिस की लगा के यानी उसको बकायदा उनको रोका गया कि ट्रालियां इस मिल में ना जाएं, बल्कि हुक्मरान फैमिली की जो है उनकी मिलों में जाएं। तो आम आदमी को एग्जिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। असद करल मेरे साथ ही एक टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। और सिर्फ केपीके की गवर्नेंस नहीं खराब, हर जगह की गवर्नेंस जो है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशानात हैं। लिया में अब आप देखें कि मिठाई जो है वो उससे मिठाई खा के 27 अफराद जो है अभी तक जहां बहक हो गए हैं। और हो क्या रहा है कि ये जहरीली मिठाई खाने से अभी तक जैसे मैंने कहा 27 जाने जा चुकी हैं, जबकि 50 अफराद अब भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। हैरान कुन इंकशाफ यह है कि मिठाई में सल्फोनाइल पाई गई है, जिसे घर में ही तैयार किया गया था। और अब पुलिस के मुताबिक मिठाई खाने के बाद 12 अफराद तो फौरी तौर पे हलाक हो गए और जहरीले लड्डू खाने से 100 से ज्यादा अफराद जो हैं वो मुतासर हुए। उमर हयात नामी शख्स के घर से, एक ही घर से 13 जनाजे उठे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर की चक 105 में रिहाइश पजीर था। उमर हयात अपने 8 जवान बेटों के साथ खुशी भरी जिंदगी गुजारा रहा था। इसके बड़े बेटे सज्जाद के यहाँ शादी के 10 साल के बाद बेटे की पैदाइश हुई, जिसकी खुशी बड़ी वक्ती साबित हुई। बच्चे की पैदाइश पर मंगवाई गई मिठाई इस खानदान के लिए क़यामत बन गई। उमर हयात खुद तो पहले से माजूर है, लेकिन अब इसके बुढ़ापे और माजूरी का भी कोई सहारा नहीं रहा। इसके आसार उसके घर में दाखिल होते ही नजर आना शुरू होते हैं। बहरहाल उमर हयात के 8 बेटे, 1 बेटी, पोता और पोती मिठाई खाकर जहां बहक हो गए। अब भी दर्जनों अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। जिन्हें अस्पताल में 50 अफराद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और लिया के जिलाई पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ने बताया कि इब्तदाई तौर पर इस मामले में गिरफ्तार किए गए 3 मुल्जमान जो हैं वो उनका पकड़ा गया। अब प्रॉब्लम यह है कि मियाँ साहब हर जगह तो आपने मोटरवे बनानी है, हर जगह कभी आप अपना आजाद कश्मीर जा रहे हैं तो वहां मोटरवे बना रहे हैं, और आप कह रहे हैं जिसने कहा है भाई मोटरवे बनाने के लिए सड़क बनाने के लिए तो मुझे बताइए और मैं यहाँ पे बनाता हूँ। फिर आप कहते हैं पिंडी में अस्पताल है, मरी में अस्पताल है, पंजाब में हर जगह पे अस्पताल है, आजाद कश्मीर में अस्पताल नहीं। तो मियाँ साहब वो कौन सा अस्पताल है जहां पे कोई शख्स अपना चेकअप करा ले? वरना प्लीज हम भी करा सकते हैं, आप भी करा सकते हैं, सारे करा सकते हैं। तो ये जो अफराद मर गए, यहां पे कौन जिम्मेदार है? यहां पे किसकी गवर्नेंस काम आएगी? क्यों जी? आपने तो एक मिठाई फरोश की बात की कि 27 अफराद उसकी मिठाई खाने से मर गए। वो पेशेंट लिया से लाहौर आए, लाहौर भी आए हैं। अगली अब सुन लें, अब सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अद्वियात खा के 200 से ज्यादा बंदे मर गए। एक बंदा भी जेल के अंदर गया। वो गुड गवर्नेंस की एक अजीम मिसाल सस्पेंड हुए थे, जिनमें पीआईसी की बात कर रहे हैं ना आप अजीम मिसाल देख लें कि गुड गवर्नेंस की, कि सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी मेडिसिन खा के गरीब जो लोग उन हॉस्पिटल में जहां पे ये बड़ा दावा करते हैं कि बहुत बड़े हमने अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, 200-300 बंदा जिस शहर के अंदर एक
एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकारी वो तो हॉस्पिटल कह रहे हैं ना कि गलत दवाई की वजह से जो एफ्रोस फार्मास्यूटिकल की दवाई थी वो उसकी वजह आइसोटैप। तो अब ये उसका जिम्मेदार कौन है? वो सेक्रेटरी हेल्थ जिन्होंने परचेज की, फवाद भी रहे हैं, वो रहे क्रिमिनल आदमी है। अच्छा, अब सारे इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर 300-400 बंदे की आपके सामने तो उनकी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है, और उल्टा उनको जो 5-5 लाख। अच्छा, आपको पता है कि जिस घर में 8 या बच्चे उसके मरे बेचारे के, जिन्होंने घर में देसी इलाज किया वो बच गए, जो अस्पताल गए वो मर गए। आपके सामने ही है ना कि 200-300 बंदे तो आपके सूबाई दारुल सबसे जो अच्छा आप क्लेम करते हैं हॉस्पिटल, वहां पे मार रहे हैं, और ये जगह जगह यही मामला है। कोई वेंटिलेटर से मार रहे हैं बशीर साहब, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पे आपको एक्सरे मशीन तक ठीक नहीं मिलेगी, वहां पे इसी अगर ये सही होते तो नवाज शरीफ साहब को ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए लंदन जाना पड़ता। लेकिन अमीर आदमी ऐसे अमीर नहीं होता। अमीर आदमी वो क्या कहते हैं, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से मेरा ख्याल है अब जो इनके करीब जो है ना, आप मियां मंशा की आपको एग्जांपल दूं कि मैंने तो आपको बताया एमसीबी का बिड बॉन्ड वो भी जाली था और उसमें और बड़ी चीजें जाली थी। लेकिन अब उनकी हरकतें ये हैं कि उन्होंने कि जो आम उनके क्लाइंट्स है ना, उनके भी पैसे खाने शुरू कर दिए हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं, अमीन टेक्सटाइल मिल्स कॉटन लिमिटेड, ये जो है इसके मालकान से लेकर करोड़ों रुपए खा लिए गए। अमीन टेक्सटाइल मिल्स खारियां जो है शेखुपुरा कॉटन फैक्ट्रियों से करोड़ों रुपए की कॉटन खरीदी और पैसे देने का वक्त आया तो झूठे बहाने करके टालते रहे और फिर बाद में मिल भी बेच दी, और कानून की आड़ लेके उनके खिलाफ झूठी दरखास्तें, FIR और पता नहीं क्या क्या कर दिया, और कॉटन फैक्ट्रीज मालकान को 40% रकम कम करने के ऊपर दबाव भी डाला गया। अमीन टेक्सटाइल मिल्स के डायरेक्टर मोहम्मद रफी के बेटे अब्दुल्ला रफी, अंजुम रफी, तारिक रफी और आरिफ रफी हैं, और इसमें जब जिन्हें से कॉटन खरीदी तो इसके चेयरमैन मोहम्मद रफी साहब थे, लेकिन बाद में तारिक साहब को चेयरमैन बना दिया गया। उन्होंने जिनस के साथ मीटिंग में कुरान मजीद के ऊपर हलफ लिया और हलफ दिया कि पूरे पैसे लौटा दिए जाएंगे, लेकिन वादा ही किया जो वफा हो गया। अमीन टेक्सटाइल मिल से कॉटन फैक्ट्रीज ने जब रकम का मुतालबा शुरू किया तो पैसे वापस करने की बजाय कॉटन फैक्ट्रीज को 3 मार्च 2015 को एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया जिसमें लिखा गया कि अमीन टेक्सटाइल मिल्स की मुल्की हालात में खराबी के बायस बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए 3 महीने तक ऑपरेशन नहीं जारी रखा जा सकता, और कॉटन फैक्ट्री मालकान से 30 जून 2015 तक इंतजार करने को कहा गया। इसी दौरान एक डायरेक्टर जो है आरिफ रफी को मिल से निकाल दिया गया और कंट्रोल अब्दुल्ला रफी ने संभाल लिया। रकम के एवज पत्तों की में सिर्फ 2 करोड़ के करीब प्रॉपर्टी कॉटन फैक्ट्रीज के मालकान को 3 डायरेक्टर्स ने ट्रांसफर की और मजीद वक्त ले लिया गया और फिर दोबारा रकम रोक दी गई। इसी दौरान उन्होंने डायरेक्टर्स ने कॉटन फैक्ट्री मालकान को हिरासत करने के लिए कराची में झूठी FIR और झूठी दरखास्त जमा करा दी कि इनके कराची ऑफिस पे कॉटन फैक्ट्री मालकान ने हमला किया है। और जब उसके बाद क्या हुआ कि अखबार में इश्तिहार दिया गया कि हमारा ऑफिस कराची चला गया, जबकि डायरेक्टर्स लाहौर ऑफिस में अपना दूसरा कारोबार चला रहे हैं। इसी दौरान अमीन टेक्सटाइल को 74 करोड़ में बेच दिया गया, लेकिन कॉटन फैक्ट्रीज मालकान को पैसे नहीं दिए गए और एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया कि अब सिर्फ 60% रकम वापस की जाएगी, और धमकी दी गई अगर 60% पैसे लेने हैं तो ले लें वरना कुछ नहीं मिलेगा। 10 से 15 लोगों दबाव में आके इन शराइत को मान लिया और रकम ले ली, और जिन लोगों ने इस खसारे को कबूल करने से इनकार कर दिया और कराची ऑफिस पैसे लेने के लिए पहुंचे तो उन्हें डराया गया, धमकाया गया और चलते बने वो। उसके बाद एक नया डॉक्यूमेंट इशू हुआ जिसमें क्लेम किया गया कि जेनस की तरफ से मिल मालकान को जो मटेरियल फराहम किया गया था उसकी क्वालिटी ही नाकिस थी। हालांकि इस मटेरियल से धागा बनाकर बेच दिया गया और मिल तक बेच दी गई। अगरचे मिल बेच दी गई, लेकिन उसके एनटीएम नंबर पर कराची में एक यूनिट अभी भी चल रहा है, सेम एनटीएम यूनिट पे, और चूंकि मिल का दफ्तर लाहौर में था तो लाहौर थाने में एक झूठी दरखास्त दायर कर दी गई जिसका इल्जाम लगाया गया कि जेनस ने उनके घरों पे हमला किया। फिर अमीन टेक्सटाइल मिल्स के मालकान की इस गुंडागर्दी के खिलाफ एप्टमा, डीजी रेंजर्स और नैब को भी दरखास्तें दी गई, लेकिन कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है। और ये मालकान जिनकी तरफ से कराची में भी यूनिट चल रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि 60% वाली शराइत मान लें वरना फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और बात यह है, मैं देखता हूँ क्या कहते हैं शेर है ना कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। यार ये कैसे लोग हैं? मुबशर साहब, अगर आप मियां मंशा के मुतासरीन के वाले से आज अनाउंसमेंट कर दें तो आपके दफ्तर के बाद इतने ज्यादा लोग, भाई तो भैया उनके रिश्तेदार हैं, नहीं ये रिश्तेदार है, वो नहीं है। मुतासरीन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि इनके विक्टिम है। सिर्फ एक मिल की आपने बात की,
इनकी शेखुपुरा में भी मिल में यही मामला है। वहां पे जो लोग, वहां पे जो ऑनर्स हैं, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, वहां पे भी मामला है। फिर इनकी आप निशाद स्पिनिंग देख लें, दूसरी मिल, अगर इनके शेयर्स की डेट तो वो प्रोफाइल कंपनीज का डिफरेंट है, और टैक्स जो है वहां पे जीरो है। यानी टैक्सेशन के हवाले से देखेंगे इनके रिटर्न तो वहां पे जीरो है, और उधर से जाके देखेंगे तो अरबों रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब अगर अयान अली की बात की जाए, 5 करोड़ का उसके ऊपर इल्जाम है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, मियां मंशा साहब की मीडिया मैनेजमेंट, जो एमसीबी के बड़े बड़े इश्तिहारात सारे अखबार और चैनल का उन्होंने मुंह बंद किया हुआ है। अच्छा, मुंह बंद किया हुआ उन्होंने। अब देखें कि 9 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हम नहीं कह रहे, 25 अगस्त 2015 का एफबीआर का लेटर कह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको कह रही है कि आप सारे ये डिटेल्स दें। वहां पे स्टेट बैंक का जवाब भी आ गया है, उन्होंने कहा कि ये कोई हमारे नोटिस में नहीं, ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। यहां पे इनके जो देखे टीवी के ऊपर मुंह फाड़ फाड़ के इनके जो एम्प्लॉइज हैं या इनके जो लोग बेनिफिशरी हैं, अब वो शब्बर जैदी साहब हैं, वो पता नहीं कौन सी, मुझे तो उनकी अपनी अकाउंटेंसी के ऊपर शक हो, और ऐसे लोगों को आंते जुर्म के अंदर पकड़ना चाहिए। टीवी के ऊपर आगे भाषण दे रहे हैं कि सब ट्रांसपेरेंट है। अगर वो इतने ही सब ट्रांसपेरेंट है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी कह रहा है, बार बार कह रहा है कि आप दें, स्टेट बैंक को पूछ रहा है, एफबीआर को पूछ रहा है, नैब को पूछ रहा है, तो आप वहां जाके बता दें मियां मंशा साहब की वकालत को, इतना ही आपको शौक है। 9 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, और वो बंदे का नाम ना ईसीएल में आ रहा है, ना फैमिली के लोगों का नाम ईसीएल आ रहा है, लेकिन अयान अली का नाम ईसीएल में भी आता है, वो जेल में भी जाती है। मसला सिर्फ ये है डिस्क्रिमिनेशन। एमसीबी की निजकारी का केस है, मेगा करप्शन केस के अंदर है। 2 दफा मियां साहब गए हैं, मियां मंशा साहब को नैब ने बुलाया है, तो मियां साहब जो है उनके पास ये डेलीगेशन गया है कि नैब जी हमें ह्यूमिलेट करता है, लेकिन ब्लूमबर्ग में कहते हैं। एक मिनट, वो वहां पे नहीं गए, एक मैं आपको बता रहा हूं, वो गए लाहौर हाई कोर्ट में, और या हाई कोर्ट में गए हैं किसी, और वहां से उनको स्टे मिला, नैब को ये कहा गया कि आपने इनको हिरासा नहीं करना। हाँ, लेकिन उसके बावजूद नैब इस मामले में कम से कम नैब जो है ना, उन्होंने कहा कि स्टेज जो है ना, देखिए जो भी बात है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जज उठा रहे हैं मियां मंशा को, नैब वाले नहीं बुला रहे हैं हमको। अगर नहीं जा रहे तो फरवरी में बुलाया, फिर क्यों नहीं उठाते, फिर वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चले गए ना। मसला तो ये है, मियां साहब का एक और जालसाजी का आपका केस बता दूं। नजम कुरैशी साहब बरतानिया से हैं, 98 से इंसाफ मांग रहे हैं, 98 का सुप्रीम कोर्ट का उनके हक में फैसला हुआ है, उनके साथ भी यही फ्रॉड किया है, उनके पैसे जो है ना वो नहीं दे रहे। आज मैं आपको एक अच्छी खुशखबरी सुना, और नाज़रीन को भी खुशखबरी सुना दूं। एफआईए के एम्प्लॉइज के लिए अच्छी खबर नहीं है। वो एम्प्लॉइज जो काले धंधों में मुलव्विस हैं, और जो शायद हयात के दस्ते रास्त और कहते हैं दाएं और बाएं बाजू बने हुए थे, उनको, जिनको बार बार शायद हयात साहब बताते रहे कि मैं वापस आ रहा हूँ, मैं बस थोड़े दिन छुट्टी एक्सटेंड करा रहा हूँ, वालदा बीमार है, उनकी वालदा ने तो उनको डिसोन किया हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नैब का एक लेटर इशू हो गया शायद हयात साहब, और ये लेटर नंबर है CVC 2367 एडिशनल डायरेक्टर नैब K2016 19 अप्रैल 2016 का डेटेड है, टू वकास अहमद डिप्टी डायरेक्टर कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेल ऑपरेशंस डिवीजन नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, और वो है कि मिस यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन बाय शाहिद हयात एज एविडेंट फ्रॉम SBP and SECP reports. The subject complaint has been registered as fresh complaint, and the same will be put up in next complaint scrutiny board meeting. Outcome of the same will be initiated after decision by the board. और शाहिद हयात साहब, जैसी करनी वैसी भरनी। जब दूसरों के लिए इंसान गड़ा खोदता है तो फिर उसमें खुद गिर के रहता है। आपके काले करतूत, आपकी 2 नंबरियां, और आपने जो मुख्तलिफ गैर कानूनी तौर पर कत्ल गारतें की हैं, इंशाअल्लाह सब इसी दुनिया में आपके आगे आएगा। क्यों जी? देखिए, ये जो छुट्टी उन्होंने ली है ना, ये बेसिकल मेरा ख्याल इंक्वायरी मैनेज करने के लिए जो कोशिश की है, लेकिन ये अब इंक्वायरी रुकेगी नहीं, क्योंकि जब एसेट बिहाइंड मीन्स का नैब का जो प्रीव्यू एक्सक्लूसिव डोमेन, तब इनको एक परफार्मा दिया जाएगा ना, थमाया जाएगा, और वहां पे जब ये एसेट्स की इनकी डिटेल है जो उन्होंने जाहिर किए हैं FIA में, हुकूमत में जो देते हैं, और एक्चुअल जो इनके असासे हैं, वो जो डिफरेंस है ना वो बिलियंस का है, और फिर वो जो चीज है ना वो छुप नहीं सकेगी। और ये जो मामला है ये जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग है। अब ये उनके जो हवाले हैं उनको ये समझ आ जानी चाहिए कि अब शिकंजा जो है ना बे जो है ना वो पूरा उनके गिर्द जो है ना घेरा तंग हो रहा है, और ना सिर्फ इनके खिलाफ हो रहा है, जो इनको पालने वाले थे सेम डेट में उनका भी लेटर निकल आया, और उससे बड़ी मुबशर साहब, उसमें भी नैब, कराची ने नैब हेडक्वार्टर से मांगी है परमिशन कि स्टेट बैंक जो है ना, SCCP जो है, वो उस बंदे को स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस की वायलेशन
करते हुए उसके बैंक के खिलाफ प्रोसीड नहीं कर रही, उसके खिलाफ भी एक नई इंक्वायरी जो है वो रजिस्टर्ड हो गई। लिहाजा ये और इनके जो आका हैं वो सारे अब इंशाल्लाह ये गिरफ्त में आएंगे। अब ये कोई नहीं होगा कि कोई बचेगा, वो फवाद हसन फवाद ब्यूरोक्रेट हो, पनामा लीक्स के ऊपर इतने लोग उसमें आ रहे हैं, तो अब ये चूंकि जब अकाउंटेबिलिटी हो रही है इदारों में, अब सबकी होनी चाहिए, क्रॉस द बोर्ड आर्मी होनी में भी चाहिए। हो रही है, जुडिशरी में भी हो रही है, और ये हो नहीं सकता कि अब इन ब्यूरोक्रेट्स की और एक करप्ट जो पॉलिटिशियंस है उनको अवाम ये वैसे जुडिशरी में मेरा एक सवालिया निशान है, मैं कहता नहीं कुछ क्योंकि मुझे तो फिर वो बुला लेते हैं। काफी जो है ना वो मेरा ख्याल है कुछ अच्छे लोगों के बारे में भी किया जा रहा है, गलत अपना महज किया जा रहा है कुछ लोगों को, लेकिन वो चीजें भी आपके सामने आ जाएंगी कि उसके पीछे कौन है। वो चीजें बिल्कुल हो रही हैं उसमें कि अच्छे लोगों के खिलाफ ये एक आगे से रोकने के लिए और उसको डिट्रैक किया जा रहा है ताकि एक नए उसमें गलत रास्ते पे एक मामला चलाने की कोशिश की जा रही है। राइट। देखते रहिएगा खरा सच ओनली ऑन चैनल 24। मेरा नाम बशरुल रहमान है। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।